बेसिक्स ऑफ एक्यूप्रेशर की आज के क्लास में आप सभी का स्वागत। हम आज बेसिक्स ऑफ एक्यूप्रेशर की इस क्लास में एक्यूप्रेशर के मूलभूत सिद्धांतों की चर्चा करने जा रहे हैं। एक्यूप्रेशर क्या है? सामान्य जीवनचर्या में हम प्रायः शरीर के किसी भाग में तकलीफ होने पर अपने हाथ से उस स्थान को दबाकर तकलीफ को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। यदि किसी और व्यक्ति को शरीर के किसी भाग में तकलीफ होती है तो उसके लिए भी उस व्यक्ति की स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है कि उस भाग को दबाकर, सहलाकर अथवा घुमाकर उस व्यक्ति के दर्द को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। मनुष्य की यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया, जो अपने अथवा किसी परिजन के कष्ट को दूर करने के लिए स्वाभाविक रूप से होती है, सहज है। इसके लिए उसे किसी विशेष ज्ञान अथवा शास्त्रीय अध्ययन की जरूरत नहीं पड़ती। मनुष्य की इस स्वाभाविक प्रवृत्ति में प्रकृति का अनुपम उपहार छिपा हुआ है। प्रकृति ने सृजन के समय ही शरीर में होने वाले परिवर्तनों, असहस्थितियों के निवारण की व्यवस्था शरीर में ही बना रखी है। इस जन्मजात व्यवस्था को ही व्यवस्थित रूप देकर एक्यूप्रेशर नाम की उपचार विधा को प्रतिस्थापित किया गया है। एक्यू का तात्पर्य है सुई अथवा कोई नुकीली वस्तु। प्रेशर अर्थात दबाव। इस प्रकार शरीर में स्थित किसी बिंदु पर सुई अथवा नुकीली वस्तु से दबाव देकर अथवा त्वचा में प्रवेश कराकर शरीर का उपचार करना ही एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर है। स्पष्ट है कि उपचार की इस विधा के दो बाह्य पक्ष है। प्रथम, शरीर में विद्यमान उपचार बिंदु तथा द्वितीय, शरीर में विद्यमान इस बिंदु पर उपचार देने का माध्यम। प्रथम पक्ष को समझने के लिए शरीर का विस्तृत अध्ययन करना आवश्यक है। अर्थात हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि शरीर में विद्यमान असंख्य बिंदुओं में से कौन सा बिंदु शरीर के किसी विशेष भाग पर अपना प्रभाव डालता है। हम सभी यह जानते हैं कि हमारा यह शरीर एक जटिल संरचना है। इस शरीर की सबसे छोटी इकाई अर्थात कोश, सेल से लेकर संपूर्ण शरीर तक की संरचना के अनेक आयाम हैं। शरीर के छोटे छोटे अनेक कोश मिलकर ऊतक, टिश्यू का निर्माण करते हैं। ये ऊतक अपनी विशिष्ट कार्य प्रणाली के आधार पर शरीर के भिन्न भिन्न महत्वपूर्ण अवयवों की संरचना करते हैं। शरीर के विभिन्न अवयव अपनी विशिष्ट कार्य प्रणाली के दृष्टिकोण से आपस में जुड़कर शरीर के विभिन्न महत्वपूर्ण तंत्रों, बॉडी सिस्टम की संरचना करते हैं तथा शरीर के भिन्न भिन्न महत्वपूर्ण तंत्र मिलकर संपूर्ण शरीर की रचना करते हैं। अतः यदि हमें शरीर की जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें शरीर के सबसे महत्वपूर्ण भाग अर्थात कोश, सेल से लेकर शरीर के विभिन्न तंत्रों सहित संपूर्ण शरीर के विषय में जानकारी प्राप्त करनी होगी। शरीर की संरचना तथा कार्य प्रणाली की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात एक्यूप्रेशर उपचार के लिए हमें यह भी जानना होगा कि इस शरीर के विभिन्न अवयवों अथवा तंत्रों पर प्रभाव डालने में शरीर का कौन सा बिंदु सक्षम है। इस जानकारी के लिए कुछ सिद्धांतों का अध्ययन करना पड़ेगा, जिनके आधार पर संपूर्ण शरीर पर स्थित विभिन्न बिंदुओं के प्रभाव क्षेत्र का व्यवस्थित अध्ययन हम कर सकेंगे। एक्यूप्रेशर विधा अत्यंत प्राचीन काल में भारत देश में अवश्य प्रचलित रही होगी।
क्योंकि विभिन्न प्राचीन ग्रंथों तथा पौराणिक आख्यानों में एक्यूप्रेशर से जुड़े हुए विभिन्न शब्दों अथवा प्रसंगों की चर्चा मिलती है। महाभारत काल में भीष्म पितामह का शरशैया पर लेटकर इच्छा मृत्यु का वर्णन करना इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। मूलतः भारतीय विधा होने के बावजूद उपचार की एक संपूर्ण विधा के रूप में इसे भारत में नहीं अपनाया गया। उपचार की एक संपूर्ण विधा के रूप में सैकड़ों वर्ष तक चीन में यह विधा प्रचलित रही। वर्षों तक चीन में व्यक्ति के उपचार का यही एक माध्यम सुलभ था। चीन देश की संस्कृति में खुलेपन का अभाव तथा ज्ञान को आपस में बांटने की प्रवृत्ति का अभाव होने के कारण यह विधा सैकड़ों वर्षों तक चीन तक ही सीमित रही। कालांतर में पाश्चात्य देश के वैज्ञानिकों राजनयिकों के आवागमन के साथ ही यह अद्भुत ज्ञान पाश्चात्य देशों तक पहुंचा तथा पाश्चात्य देशों के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित हो गया। मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह किसी भी बाह्य ज्ञान को अपने मानदंडों के आधार पर परीक्षण करने के पश्चात ही स्वीकार करता है। मनुष्य की इस स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण यह ज्ञान विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग रूप में प्रतिस्थापित किया गया। परिणामतः एक्यूप्रेशर से जुड़े हुए अनेक सिद्धांत प्रचलित हुए। अध्ययन के दृष्टिकोण से इनमें से कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत निम्नवत है। एक, परंपरागत चाइनीज पद्धति। एक्यूप्रेशर की परंपरागत चाइनीज पद्धति में इसे परंपरागत चाइनीज मेडिसिन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के रूप में जाना जाता है। इसे संक्षेप में TCM के नाम से भी जानते हैं। परंपरागत चाइनीज सिद्धांत में प्रकृति के दो मौलिक बलों जिन्हें यिन तथा यांग के नाम से जाना जाता है के आधार पर संपूर्ण सृष्टि के विभिन्न घटकों तथा मानव शरीर की ऊर्जा को व्यवस्थित किया गया है। इस पद्धति में संपूर्ण सृष्टि तथा मानव शरीर का निर्माण पंच तत्व के सिद्धांत के आधार माना गया है। काष्ठ, अग्नि, पृथ्वी, धातु तथा जल, वुड, फायर, अर्थ, मेटल तथा वाटर नामक 5 तत्वों की 6 ऊर्जाएं अर्थात वायु, उष्मा, प्रवर उष्मा, आर्द्रता, शुष्कता तथा शीतलता, विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस तथा कोल्डनेस पर ही ब्रह्मांड की सारे क्रियाकलाप आधारित मानते हुए मानव शरीर में आने वाले किसी भी रोग का निदान इन्हीं 5 तत्वों तथा इनकी 6 ऊर्जाओं के आधार पर किया जाता है। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर। जर्मनी के प्रसिद्ध चिकित्सक तथा विद्वान डॉक्टर रेनाल्ड वॉल ने परंपरागत चाइनीज पद्धति के ऊर्जा प्रवाह पथों पर विद्यमान विभिन्न बिंदुओं का इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, इसे डर्मेट्रॉन कहा जाता है, के माध्यम से परीक्षण करके यह पाया कि इस विधा में उपचार हेतु खोजे गए अधिकांश बिंदुओं का प्रभाव ठीक उसी स्थान पर पड़ता है जहाँ उनके प्रभाव पड़ने का दावा किया जाता है। कुछ बिंदुओं की स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन कर देने से उनकी प्रभाव क्षमता अपेक्षाकृत बढ़ जाती है। डॉक्टर वॉल ने यह भी पाया कि शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य प्रणालियां चाइनीज ऊर्जा प्रवाह पथों की परिधि में शामिल नहीं हो पाई है। मानव शरीर के स्वास्थ्य पर उनके महत्वपूर्ण प्रभाव को देखते हुए उन्होंने इन महत्वपूर्ण कार्य प्रणालियों के लिए कुछ नए ऊर्जा प्रवाह पथों की खोज की, जिन्हें टिश्यू मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह पथों पर स्थित बिंदुओं की क्षमता का निर्धारण करके
इस विधा को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के कारण डॉक्टर रेनाल्ड वॉल के इस सिद्धांत को इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर की संज्ञा दी जाती है। इसे संक्षेप में EAV अर्थात इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल के नाम से भी जाना जाता है। सुजोक एक्यूप्रेशर कोरिया के प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर पार्क जे-ऊ ने परंपरागत चाइनीज पद्धति के सिद्धांतों का सम्यक अनुशीलन करके इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर सबका ध्यान आकृष्ट किया कि पूरे शरीर में विद्यमान ऊर्जा प्रवाह पथों तथा उन पर स्थित बिंदुओं को छोटे तथा सुलभ रूप में हाथ की हथेली तथा पैर के तलुओं पर प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इसलिए उनके सिद्धांत को सुजोक, सु अर्थात हाथ तथा जोक अर्थात पैर कहा जाता है। प्रोफेसर पार्क जे-ऊ ने इसके अतिरिक्त इस पद्धति में अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। यौगिक एक्यूप्रेशर भारतीय दर्शन के एक महत्वपूर्ण पक्ष अर्थात योग को उपचार की इस विधा से जोड़कर यौगिक एक्यूप्रेशर की प्रतिस्थापना की गई। समस्त शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करने में सक्षम यौगिक चक्रों को उनकी शरीर में स्थिति के आधार पर हथेली में प्रतिस्थापित करके उनके माध्यम से ऊर्जा को संतुलित करके अनेक जटिल रोगों का भी सहज उपचार किया जा सकता है। इसलिए यौगिक एक्यूप्रेशर उपचार की इस विधा का एक महत्वपूर्ण अनुसंधानपरक पक्ष है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर आयुर्वेद भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन दर्शन है। मानव जीवन के परिप्रेक्ष्य में इसकी समग्रता तथा संपूर्णता को ध्यान में रखते हुए इसके महत्वपूर्ण सिद्धांतों के आधार पर संपूर्ण शरीर की ऊर्जा का विनियमन एक्यूप्रेशर के बिंदुओं के माध्यम से करना इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है। आयुर्वेद की सबसे महत्वपूर्ण मान्यता यह है कि संपूर्ण सृष्टि के निर्माण में 5 भौतिक तत्वों के साथ साथ 5 पराभौतिक तत्वों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से 5 भौतिक तत्व है आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी। इन 5 भौतिक तत्वों का अनिवार्य रूप से 5 पराभौतिक तत्वों अर्थात काल, दिशा, मन, आत्मा एवं तम से संयोग होने पर ही संपूर्ण ब्रह्मांड तथा उसकी अनुकृति यह शरीर अस्तित्व में आए हैं। अतः मानव शरीर की व्याख्या करने तथा उसकी ऊर्जा के विनियमन के दृष्टिकोण से 5 पराभौतिक तथा 5 भौतिक द्रव्य का होना अपरिहार्य है। 5 भौतिक तत्वों के आपस में संयोग से 3 बलों की सृष्टि होती है जिन्हें वात, पित्त एवं कफ की संज्ञा दी जाती है। 5 भौतिक तत्वों में से आकाश और वायु मिलकर वात, अग्नि और जल मिलकर पित्त तथा जल और पृथ्वी मिलकर कफ का रूप धारण करते हैं। सहज रूप में ये हमारे शरीर में संतुलित रूप में विद्यमान होने पर बल के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं, किंतु जब ये दूषित हो जाते हैं तभी शरीर में हमें इनकी उपस्थिति का एहसास होता है। इसलिए आयुर्वेद में इन्हें त्रिदोष की संज्ञा दी गई है। आयुर्वेद की इन मूलभूत मान्यताओं के आधार पर प्रतिस्थापित आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम परिलक्षित हुए हैं। उपयुक्त सिद्धांतों के आधार पर अलग अलग तरीके से यह प्रतिस्थापित करने का प्रयत्न किया गया है कि शरीर में विद्यमान विभिन्न बिंदुओं पर उपचार देकर शरीर की किसी भी बीमारी का उपचार किया जा सकता है। एक स्वाभाविक जिज्ञासा यह होती है कि एक्यूप्रेशर के माध्यम से उपचार देने पर शरीर की आंतरिक कार्य प्रणाली में किस प्रकार का परिवर्तन होता है।
वास्तव में एक्यूप्रेशर उपचार पद्धति में यह मान्यता है कि शरीर में कोई भी बीमारी ऊर्जा के असंतुलन के कारण ही आती है। हमारा यह भौतिक शरीर ऊर्जा के कारण ही क्रियाशील है। यदि इसमें क्रियाशीलता न रहे तो यह शरीर निरर्थक हो जाता है। स्पष्ट है कि ऊर्जा के कारण ही शरीर की एक चेतन इकाई के रूप में महत्ता है। यदि यह ऊर्जा न रहे अथवा कम या अधिक हो जाए तो शरीर असहज स्थिति में आ जाता है और उसके उपचार की जरूरत पड़ती है। तात्पर्य यह है कि शरीर में आने वाली किसी भी बीमारी का स्पष्ट कारण ऊर्जा का कम या अधिक हो जाना है। यदि हम जहाँ पर ऊर्जा की कमी है वहाँ पर शरीर के किसी अन्य भाग से ऊर्जा प्रेषित कर दे तथा जहाँ पर ऊर्जा अधिक है वहाँ से ऊर्जा हटाकर अन्यत्र प्रेषित कर दे तो शरीर की ऊर्जा संतुलित हो जाएगी तथा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। ऊर्जा के असंतुलन को दूर करने के लिए अर्थात ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने के लिए ऊर्जा प्रवाह पथों का सहारा लेना पड़ेगा। ऊर्जा प्रवाह पथ अर्थात मेरिडियन ऊर्जा के आने जाने के वे मार्ग है जिनके माध्यम से पूरे शरीर में ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होती रहती है तथा शरीर चेतन एवं सक्रिय बना रहता है। शरीर के ऊर्जा के असंतुलन को दूर करके संतुलन स्थापित करने के कई तरीके हैं। इनका प्रयोग करके ऊर्जा को संतुलित करके शरीर को रोगों से मुक्ति प्रदान की जाती है। उपचार की इस विधा का दूसरा पक्ष है शरीर में विद्यमान बिंदुओं पर उपचार देने का माध्यम। एक्यूप्रेशर विधा में शरीर में विद्यमान बिंदुओं पर भिन्न भिन्न तरीके से उपचार देकर शरीर को स्वस्थ बनाने का प्रयत्न किया जाता है। तात्पर्य यह है कि उपचार बिंदु तो एक ही है लेकिन उस पर उपचार देने के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। जब हम शरीर में विद्यमान बिंदुओं पर दबाव देकर उपचार करते हैं तो इसे एक्यूप्रेशर की संज्ञा दी जाती है। बिंदुओं पर दबाव देने के कई माध्यम हो सकते हैं। प्रायः हम अपने हाथ की अंगुलियों के माध्यम से ही दबाव देकर उपचार करते हैं। हाथ की अंगुलियों के अतिरिक्त दबाव देने के लिए लकड़ी की जिम्मी, स्टील अथवा पीतल का प्रोब अथवा किसी भी ऐसी कुंद नोक वाली ब्लंट वस्तु का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा हम आवश्यकतानुसार बिंदु पर दबाव तो दे सके किंतु त्वचा क्षतिग्रस्त न हो। शरीर के विभिन्न बिंदुओं पर दबाव छोटे बड़े बीजों के माध्यम से भी दिया जा सकता है। चने का दाना, मटर का दाना, राजमा, मेथी दाना तथा इसी प्रकार अन्य अनेक प्रकार के बीज आवश्यकतानुसार विभिन्न बिंदुओं पर दबाव देने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इसे बीज उपचार सीड थेरेपी भी कहा जाता है। बीजों के अतिरिक्त छोटे छोटे पत्थर के दाने भी दबाव देने के लिए माध्यम के रूप में प्रयोग में लाए जा सकते हैं। जब हम किसी बिंदु पर दबाव देने के स्थान पर छोटी छोटी सुइयों को त्वचा में प्रवेश कराकर उपचार करते हैं तो उसे एक्यूपंक्चर के नाम से जाना जाता है। उपचार के इन्हीं बिंदुओं पर जब हम छोटे छोटे मैग्नेट लगाकर उपचार करते हैं तो इसे मैग्नेट थेरेपी के नाम से जाना जाता है। ये मैग्नेट कई प्रकार के होते हैं तथा इनका उपयोग आवश्यकता अनुसार विभिन्न बिंदुओं पर अलग अलग तरीके से किया जाता है। उपचार के इन्हीं बिंदुओं पर जब रंग लगाकर उपचार किया जाता है तो इसे रंग चिकित्सा की संज्ञा दी जाती है। सूर्य की किरणों में विद्यमान विभिन्न प्रकार के रंग शरीर में अलग अलग प्रकार की ऊर्जा का संचार करते हैं। रंग चिकित्सा के माध्यम से रंगों की भिन्न भिन्न प्रकार की ऊर्जा का उपयोग आवश्यकता अनुसार
ऊर्जा का संतुलन करके रोग को दूर करने के लिए किया जाता है। उपचार की इस विधा में पहला और महत्वपूर्ण कार्य है यह निर्धारित करना कि शरीर में विद्यमान असंख्य बिंदुओं में से किसी रोग को दूर करने के लिए किस बिंदु विशेष का चयन किया जाए। इसके लिए शरीर को विभिन्न प्रकार से ऊर्जा के प्रतिरूपों के रूप में व्यवस्थित किया गया है। इनमें सबसे प्राथमिक तथा महत्वपूर्ण सिद्धांत है तुल्यार्थता का सिद्धांत। शरीर के विभिन्न भागों की तुलना ऊर्जा के दृष्टिकोण से शरीर के ही किसी छोटे तथा अपेक्षा सुलभ भाग से करना तुल्यार्थता का महत्वपूर्ण घटक है। इसे सादृश्यता सिद्धांत करस्पॉन्डेंस सिस्टम की संज्ञा भी दी जा सकती है। हमारे शरीर की हथेली तथा पैर के तलुए पर शरीर के ऐसे भाग हैं जो किसी भी स्थिति में उपचार देने के लिए आसानी से सुलभ हो सकते हैं। इसलिए पूरे शरीर को ऊर्जा के दृष्टिकोण से हाथ की हथेली तथा पैर के तलुओं पर प्रतिस्थापित करना इस सिद्धांत का महत्वपूर्ण पक्ष है। प्राथमिक सादृश्य एवं द्वितीयक सादृश्य, प्राइमरी करस्पॉन्डेंस एवं सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस। उपयुक्त विवरण तथा उसके साथ प्रदर्शित चित्रों से स्पष्ट है कि हथेली में बीच की दोनों अंगुलियां पैर का सादृश्य तथा शेष दोनों उंगलियां हाथ का सादृश्य प्रदर्शित करती है। अंगूठा सिर का सादृश्य है। दाहिनी हथेली में तर्जनी अंगुली इंडेक्स फिंगर दाहिने हाथ का सादृश्य, मध्यमा अंगुली मिडल फिंगर दाहिने पैर का सादृश्य, अनामिका अंगुली रिंग फिंगर बाएं पैर का सादृश्य तथा कनिष्ठिका अंगुली स्मॉल फिंगर बाएं पैर का सादृश्य प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार बाएं हाथ में तर्जनी अंगुली इंडेक्स फिंगर बाएं हाथ का सादृश्य, मध्यमा अंगुली मिडल फिंगर बाएं पैर का सादृश्य, अनामिका अंगुली रिंग फिंगर दाहिने पैर का सादृश्य तथा कनिष्ठिका अंगुली स्मॉल फिंगर दाहिने हाथ का सादृश्य प्रदर्शित करती है। स्पष्ट है कि किसी भी एक हाथ अथवा पैर का सादृश्य दोनों हथेलियों में अलग अलग मिलता है। दाहिने हाथ का सादृश्य दाहिनी हथेली में तर्जनी उंगली तथा बाएं हथेली में कनिष्ठिका अंगुली पर मिलता है। दाहिने हथेली में दाहिने हाथ का सादृश्य जो कि तर्जनी अंगुली पर मिलता है प्राथमिक सादृश्य प्राइमरी करस्पॉन्डेंस है तथा बाएं हथेली में दाहिनी हाथ का सादृश्य जो कि कनिष्ठिका उंगली पर मिलता है इसका द्वितीयक सादृश्य सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस है। इसी प्रकार दोनों पैर का भी प्राथमिक और द्वितीयक सादृश्य अलग अलग निर्धारित किया जा सकता है। यदि शरीर के बीचों बीच एक सीधी रेखा खींचे तो इस रेखा के दाहिने तरफ आने वाले अंगों का दाहिनी हथेली में प्राथमिक सादृश्य होगा तथा इन्हीं अंगों का बाई हथेली में द्वितीयक सादृश्य होगा। इसी प्रकार रेखा के बाई तरफ आने वाले अंगों का प्राथमिक सादृश्य बाई हथेली में मिलेगा। इन्हीं अंगों का द्वितीयक सादृश्य दाहिनी हथेली में मिलेगा। उपचार की दृष्टि से सर्वप्रथम प्राथमिक सादृश्य पर उपचार किया जाना चाहिए। प्राथमिक सादृश्य सुलभ न होने की स्थिति में द्वितीयक सादृश्य पर उपचार दिया जाना चाहिए। यदि बीमारी पुरानी हो अथवा रोगी को प्राथमिक सादृश्य पर उपचार देने से आंशिक लाभ मिल रहा हो तो प्राथमिक सादृश्य के साथ साथ द्वितीयक सादृश्य पर भी उपचार दिया जाना चाहिए। जिस प्रकार बाह्य अंगों का प्राथमिक एवं द्वितीयक सादृश्य निर्धारित होता है उसी प्रकार शरीर के आंतरिक अवयवों का भी प्राथमिक एवं द्वितीयक सादृश्य शरीर में उनकी स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। निम्नलिखित चित्र से
हाथ एवं पैर का प्राथमिक एवं द्वितीयक सादृश्य सहज ही समझा जा सकता है। राइट पाम, दाहिने हाथ की इंडेक्स फिंगर दाहिने हाथ का प्राइमरी करस्पॉन्डेंस, दाहिने हाथ का मिडल फिंगर दाहिने पांव का प्राइमरी करस्पॉन्डेंस, दाहिने हाथ की रिंग फिंगर बाएं पैर का सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस है। दाहिने हाथ की स्मॉल फिंगर बाएं हाथ का सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस। लेफ्ट पाम की इंडेक्स फिंगर बाएं हाथ का प्राइमरी करस्पॉन्डेंस, लेफ्ट पाम का मिडल फिंगर बाएं पैर की प्राइमरी करस्पॉन्डेंस, लेफ्ट पाम की रिंग फिंगर दाहिने पैर का सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस, लेफ्ट पाम की स्मॉल फिंगर दाहिने हाथ का सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस। हाथ में शरीर का सादृश्यता का मूल सिद्धांत, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डेंस ऑफ द लेफ्ट हैंड शू। अंगूठे में दो जोड़ होते हैं। ऊपर के जोड़ पर चेहरे की कल्पना की जाती है, नीचे वाला जोड़ जो हाथों तलवे से मिलता है उस पर गले की सादृश्य है। हाथ की हथेली में अंगूठे के नीचे जो भुरा हुआ हिस्सा है उस हिस्से पर जो ये लाइन बनी हुई है उसमें बीच में हार्ट, कलाई की तरफ राइट लंग और उंगलियों की तरफ लेफ्ट लंग की कल्पना की गई। बाएं हाथ पर कलाई की जोड़ के बिल्कुल नीचे राइट साइड में लीवर का सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस, लीवर और लंग्स के बीच में हार्ट का करस्पॉन्डेंस। ये बड़ी आंत का करस्पॉन्डेंस, पीछे स्पाइनल कॉर्ड दिखती है। यह यूरिनरी ब्लैडर बताया गया है। ये दोनों बीच वाली उंगलियां रिंग फिंगर और मिडल फिंगर हमारे पांव का करस्पॉन्डेंस है। इसमें आइज में जो फीमर बोन है वो दिखाई गई। हाथ की हथेली के पिछले हिस्से पर अंगूठे के नाखून से लेकर नाखून का निचले वाला जो जॉइंट है उससे लेकर दूसरे जॉइंट पर सर्वाइकल स्पाइन की सर्वाइकल 1 से लेकर 7 तक की वर्टिब्रास है। अंगूठे के
हथेली से जुड़े हुए निचले हिस्से पर स्पाइनल कॉर्ड की, थोरैसिक की 1 से लेके 8 वर्टेब्रास है और रिब्स है। इस तरह हाथ की हथेली की कलाई की तरफ जुड़ने वाली पिछले हिस्से पर थोरैसिक की 9 से लेके 12 तक की वर्टिब्रास और पसलियां रिब्स है। उसके नीचे लंबर स्पाइन है, इसमें L1 से लेके L5 तक की वर्टिब्रास होती है। उससे नीचे सैक्रल स्पाइन आएगी। ये जो है ये राइट हिप बोन है, ये लेफ्ट हिप बोन। यही बताया गया है हाथ की हथेली में कलाई के जोड़ में पास में आने वाले भाग पर दाएं हाथ पर राइट हैंड में ये लीवर बताया गया है। ये इसका प्राइमरी करस्पॉन्डेंस। उसके बाद में स्टमक, लील, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, बड़ी आंत, छोटी आंत और मलाशय, रेक्टम। इस चित्र में दोनों हाथ दिखाए गए हैं। ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड। ये चेहरा है। अंगूठे के पहले ज्वाइंट पर दोनों तरफ मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स बताई गई। उसके नीचे स्वर यंत्र वोकल कॉर्ड है। उससे नीचे थायराइड ग्लैंड्स। अंगूठे के राइट हैंड के अंगूठे के नीचे उभरे हुए हिस्से पर बाहर की तरफ लेफ्ट लंग आएगा, अंदर की तरफ राइट लंग आएगा, बीच में हार्ट। इससे विपरीत लेफ्ट हैंड पर बाहर की तरफ राइट लंग आएगा, अंदर की तरफ लेफ्ट लंग आएगा, दोनों के बीच में हार्ट। यही करस्पॉन्डेंस हमारे पाँव में भी इस तरह से देखा जा सकता है। ये पाँव का तलवा है जो अंदर की बाजू दी गई है। लीवर, स्टमक, लील, स्वादुपिंड, पैंक्रिया, पित्ताशय, पक्वाशय, मोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम। पैर में शरीर के सादृश्यता का मूल सिद्धांत, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डेंस ऑफ द फूट, जो फेस, राइट लंग, लेफ्ट लंग, हार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन, लंबर स्पाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, स्प्लीन, पैंक्रियास, यूरिनरी ब्लैडर। पाँव के तलवों पर ऊपरी हिस्से में
इस प्रकार का करस्पॉन्डेंस प्रतिस्थापित किया गया है। अंगूठे के नाखून का निचला हिस्सा बैक ऑफ द हेड से लेकर सर्वाइकल की C1 to C7 तक की वर्टिब्रास, उसी के पीछे थोरैसिक की T1 से लेकर T7 तक की वर्टिब्रास और रिब्स, यहाँ थोरैसिक की T9 से लेकर T10 तक की वर्टिब्रास और रिब्स, उससे नीचे लंबर स्पाइन, सैक्रम, कॉक्सिक्स। उपचार बिंदुओं का निर्धारण, सिलेक्शन ऑफ ट्रीटमेंट पॉइंट्स। सर्वप्रथम हाथ या पैर पर शरीर के उस भाग के सादृश्य केंद्र करस्पॉन्डेंस की स्थिति का निर्धारण करें जिसमें तकलीफ है। यह निर्धारित करें कि बीमारी शरीर के यांग भाग पर है या इन भाग पर। इससे सादृश्य केंद्र की स्थिति को खोजने में सहायता मिलेगी। यदि बीमारी धड़ ट्रंक पर है तो उदर पटल डायफ्राम की स्थिति को ध्यान में रखकर उस अवयव विशेष का सादृश्य केंद्र निर्धारित करें जहाँ बीमारी है। यदि बीमारी अंगों या जोड़ों से संबंधित है तो यह निर्धारित करें दर्द के स्थान का केंद्र करस्पॉन्डेंस हाथ एवं पैर के किस स्थान पर है। यदि सादृश्य केंद्र पर कोई सूजन, दर्द या अन्य असंतुलन दृष्टिगत होता है तो यह और भी स्पष्ट संकेत है बीमारी या शारीरिक असंतुलन का। यही कारण है कि हाथ एवं पैर को हम मानव स्वास्थ्य के संकेतक कह सकते हैं। सादृश्य केंद्रों का सही निर्धारण ही सही उपचार का आधार है। इस चित्र में लेफ्ट हैंड के एल्बो के नीचे वाले अंदर के हिस्से में तकलीफ बताई गई है। उसका करस्पॉन्डेंस लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर की पहले और दूसरे जॉइंट के बीच में इस जगह पर निर्धारित किया जाता है। इस चित्र में मानव शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स की रचना बताई गई है। हमारे शरीर में सबसे ऊपर दो दिशाओं में दोनों तरफ दो लंग्स हैं। उन दोनों लंग्स के बीच में स्टर्नम बोन के लेफ्ट साइड में हार्ट है। राइट लंग्स के नीचे लीवर है जो लेफ्ट लंग तक पहुंचता है। यहाँ गाल ब्लैडर है, ये स्टमक, स्प्लीन, पैंक्रियाज। छोटी आंत को चारों ओर से घेरती हुई ये बड़ी आंत मलाशय, उदरद्वार।